नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं AR चौधरी जी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो अपना सेशन है वह है नंबर सिस्टम। जी हाँ, क्लास सेकेंड अपनी दूसरी क्लास आज, क्योंकि पहली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हम देख चुके हैं कि हाँ नंबर सिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं, और आज की सेकेंड क्लास अपनी ये रहेगी। पहली क्लास के अंदर हमने नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे, और आज भी हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। पहले वाली क्लास भी डेमो क्लास थी, आज वाली क्लास भी डेमो क्लास है, आज सेकंड डेमो क्लास है। पिछली वाली क्लास की अगर बात करें तो पिछले वाली क्लास में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे। देखो टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट किए थे अपन ने। अगर पिछली वाली क्लास की बात करें तो एक तो हमने पढ़ा था डिजिट। क्या पढ़ा था हमने? एक तो पढ़ा था हमने डिजिट, अंक के बारे में पढ़ा था। और जैसे डिजिट के पढ़ने के बाद में डिजिट के 2 टॉपिक हमने पढ़े थे। इस डिजिट का एक तो पढ़ा था हमने पेस वैल्यू, यानी उसका जातीय मान, और साथ ही साथ में एक पढ़ा था हमने पेलेस वैल्यू। और पेलेस वैल्यू कौन सा था? इसका स्थानीय मान। हमने दोनों चीजें पढ़ी है। अच्छा, ये स्थानीय मान था। और इनके साथ साथ में हमने चौथा टॉपिक जो पढ़ा था वो था अपने पास में क्या, यहाँ पे नंबर, यानी हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले वही कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आज की क्लास में हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला वो होगा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी भाजकता के नियम। क्या होंगे अपने पास में? यहाँ पे भाजकता के नियम हम पढ़ेंगे। भाजकता के नियम हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो ये होगा। दूसरा अपने पास में जो पढ़ना है कि अपने को यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, यानी इकाई अंक ज्ञात करना है। गुणा का, मल्टीप्लाई का, गुणा का क्या करना है अपने को? इकाई अंक ज्ञात करना है, यानी गुणा के इकाई अंक। अब गुणा के इकाई अंक अपने पास में ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि संख्याएं हैं बहुत सारी, मल्टीप्लाई में है, और उसमें मल्टीप्लाई में अगर इकाई अंक यूनिट डिजिट अपने को फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। और आज का थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यानी हम घात का भी इकाई अंक ज्ञात करेंगे। घात का क्या करेंगे? घात का इकाई अंक हम ज्ञात करेंगे। घात जो होती है, घात का इकाई अंक क्या होगा वो भी अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि अपने पास में जो घात है, घात का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला अपने पास में है वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी भाजकता के नियम। हम भाजकता के नियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो भाजकता के नियम तो काफी सारे होते हैं, लेकिन अपन जो यहाँ पे भाजकता के नियम पढ़ेंगे उनका पहला भाजकता का नियम जो है वह है 2 की भाजकता। किसकी भाजकता है? 2 की भाजकता। तो हम 2 की भाजकता पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 2 की भाजकता, 2 नंबर्स जो है, 2 नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 2 की भाजकता का नियम क्या होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, 2 की भाजकता का नियम बिल्कुल सीधा सिंपल सा होता है कि अगर जो संख्या अपने पास में लिखी हुई है उस संख्या का यदि इकाई अंक, उस संख्या का कौन सा अंक? इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इनमें से कोई सा भी एक नंबर आ गया तो वो नंबर क्या है? 2 से भाज्य है। वो नंबर क्या है? 2 से भाज्य है। अगर किसी संख्या का, संख्या कैसी भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, कितनी भी छोटी संख्या हो सकती है, बस उस संख्या का क्या होना चाहिए? केवल केवल इकाई अंक 0, 2, 4, 6 में से एक होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपने पास में। यहाँ पे मैं 3, 4, 5, 2 लिखूं। यहाँ पे मैं 7, 8, 9 और 8 लिखूं। यहाँ पे 3, 2, 8 और 0 लिखूं। यहाँ पे 7, 5, 4 और 6 लिखूं। तो देखो ये 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और इन चारों नंबरों की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो पहले वाले का इकाई अंक है वह 2 है, दूसरे वाले का इकाई अंक है वो 8 है, तीसरे वाले का इकाई अंक है जो 0 है, और चौथे वाले का इकाई अंक कितना है अपने पास में? 6 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सभी के इकाई अंक 0, 2, 4 और 6, 8 में से हैं। तो सभी संख्याएं 2 की भाज्य होगी। 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। ये तो था अपने पास में 2 की भाजकता का नियम। ये तो क्या था? 2 की भाजकता का नियम। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे सेकेंड नंबर का
कि अपने पास में जो है 3 की भाजकता का नियम क्या होगा। 3 की भाजकता का नियम क्या होगा, 3 की भाजकता यानी 3 संख्या जो होती है इसकी भाजकता का नियम क्या होने वाला है। अगर 3 की भाजकता की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सा होता है कि अपने पास में जो संख्या लिखी होगी, अपने पास में जो संख्या लिखी होगी उस संख्या के सभी अंक, चाहे उसमें 2 अंक हो तो ठीक है, 4 अंक हो तो ठीक है, 5 अंक हो तो सभी अंक, उन अंकों के योग, उन अंकों के योग में किसका भाग चला जाना चाहिए, 3 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। 3 का क्या चला जाना चाहिए, पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। यानी जो संख्या 3 है उस 3 संख्या के अंदर जो 3 की भाजकता का नियम क्या है, जो संख्या है उस संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो किससे भाज्य होगी, वो 3 से भाज्य होगी। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे 5 4 3 2 1, एक संख्या मैंने ये लिखी है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे 8 7 1 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 2 2 और ये फिर मैंने लिख दिया 2। यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स मैंने लिखे हैं और इन नंबरों को देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें अपने पास में तो सीधा सिंपल सा है कि हम अंकों को जोड़ेंगे, इन सभी अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो इसमें कितने अंक है, 5 अंक है। पहला अंक कितना है 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 2 और पांचवा है 1। हम सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और ये कितने हो गए 15, यानी इनका योग कितना हो गया 15 हो गया। इसको भी जोड़े 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 1 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, ये 18 हो गई। यहाँ पे देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ये हो गए 9। तो इन सभी अंकों के योग में अगर देखा जाए तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। किसका, 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इन तीनों में 3 का भाग देंगे तो आराम से इजी वे में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों संख्याएं किससे भाज्य है, ये तीनों संख्याएं 3 से भाज्य होगी। ये तीनों संख्याएं किससे भाज्य होगी, ये तीनों संख्याएं 3 से भाज्य होगी। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि 3 की भाजकता का नियम क्या है कि संख्या के सभी अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो संख्या किससे भाज्य होगी, वो संख्या 3 से भाज्य होगी। चलिए आगे और समझते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे 4 की भाजकता। किसकी भाजकता, 4 की भाजकता। ये लो 4 की भाजकता। अगर 4 की भाजकता की अगर बात करते हैं तो देखो क्या होगा। 4 की भाजकता में अपने पास में जो संख्या लिखी होगी, संख्या कुछ भी हो सकती है, इस संख्या का हम इकाई और दहाई अंक उठाएंगे, इकाई और दहाई अंक उठाएंगे और इस इकाई और दहाई अंक को एक साथ लिखेंगे। इस इकाई और दहाई को क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। और एक साथ लिखने के बाद में यदि इनके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो संख्या किससे भाज्य होगी, 4 से भाज्य होगी। सीधी भाषा में बात करें तो कोई भी संख्या लिखी होगी उसके लास्ट के 2 नंबर उठाएंगे और उनमें 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने पर अगर 4 का पूरा पूरा भाग गया तो वो 4 की भाज्य है, अगर नहीं गया तो वो 4 से भाज्य नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, उदाहरणों की अगर बात करते हैं तो देखो 3 2 4 8, फिर लिखो यहाँ पे 5 2 8 और 8, यहाँ पे फिर बात करूं मैं 3 7 9 और 2। यहाँ पे देखते हैं तो प्रत्येक संख्या के लास्ट के 2 अंक उठाएंगे, बात ही हुई है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 4 और 8, 4 और 8, यहाँ की बात करेंगे तो 8 और 8 और यहाँ पे 9 और 2। क्या ये सभी इसके इकाई दहाई और इकाई दहाई अंक है, ये सभी क्या है इसके इकाई और दहाई अंक है। अगर इस इकाई और दहाई अंक की अगर बात करें तो इनमें हम 4 का भाग देकर देखेंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे, इसमें भी 4 का भाग देंगे। तो 48 में अगर 4 का भाग देंगे तो 12 टाइम कंप्लीट अपने पास डिवाइड होता है। 88 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 22 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड होता है और 92 में अगर 4 से करेंगे तो 23 टाइम्स ये कंप्लीट डिवाइड होता है। तो अपन बात करें
तो 48 में 4 का भाग 22 बार गया, 88 में 4 का भाग 22 बार गया और 92 में 4 का भाग 23 बार गया। तो अगर ये भाग पूरा पूरा गया तो यानी ये तीनों संख्या किससे भाज्य हैं? ये तीनों संख्या 4 से भाज्य है। ये तीनों संख्या किससे भाज्य हैं? ये 4 से भाज्य हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि 4 की भाजकता का नियम क्या होता है। अब चलो दोस्तों बात करते हैं अपन यहाँ पे 5 की भाजकता। 5 की भाजकता, 5 की भाजकता सबसे सरल। 5 की भाजकता और 10 की भाजकता की बात करें तो सबसे सिंपल होता है। सबसे सिंपल कैसे होता है? देखो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी संख्या होगी उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का कौन सा अंक? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। 0 या 5। अगर दोनों में से कोई सा भी हुआ इसका मतलब वह संख्या किससे भाज्य है? वह संख्या है 5 से भाज्य। वो संख्या किससे भाज्य है? वो संख्या है 5 से भाज्य। अगर इकाई अंक कितना हुआ? 0 और 5 हुआ। चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? अगर उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण जैसे में 3, 2, 8 और 5। फिर एग्जाम्पल की बात करें 7, 8, 9, 0। यहां पर बात करें 2, 3, 4, 5। फिर बात करेंगे तो 7, 8, 0, 9 और ये 0। ये सारी संख्याएं मैंने ली है। इन संख्याओं में अगर देखते हैं तो देखो यहां पर 5 है इकाई अंक, यहां पे इसमें 0 इकाई अंक है, इसके अंदर 5 इकाई अंक है और इसके अंदर 0 इकाई अंक है। इसका मतलब इनका इकाई अंक 0 और 5 में से है। तो ये सारी की सारी संख्याएं किससे भाज्य होगी? ये सारी की सारी संख्याएं 5 से भाज्य होगी। इन पूरी की पूरी संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जा सकता है और हम देखकर भी देख सकते हैं। समझ में आया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है इसका मतलब वह संख्या किससे भाज्य है? वह संख्या अपने पास में 5 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? 5 से भाज्य होगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो अपने पास में होगा 6 की भाजकता का नियम। किसकी भाजकता का नियम? 6 की भाजकता। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 6 की भाजकता। अगर 6 की भाजकता की बात करें तो 6 की भाजकता बिल्कुल सिंपल सी होती है। कैसे होती है कि 6 के अंदर किस किस का भाग जाता है? 2 का और 3 का। अगर जो संख्या 2 और 3 की भाजकता का नियम की पालना करे, 2 और 3 की भाजकता के नियम की पालना करे, वह संख्या 6 से भाज्य होगी। वह संख्या किससे भाज्य होगी? वह संख्या अपने पास में 6 से भाज्य होगी। 2 और 3 की भाजकता की नियम की पालना। अब ये बात कैसी होगी? 2 और 3 की कैसे? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले 2 की भाजकता। 2 की भाजकता आप जानते हो कि 2 की भाजकता क्या होती है? बिल्कुल 2 की भाजकता हमने पढ़ी है अभी और 2 की भाजकता हम जानते भी। कैसे कि इस 2 की भाजकता में किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है, कौन सा अंक होता है? इकाई अंक। वो क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। ये तो हो गई अपने पास में कौन सी? 2 की भाजकता। अब बात करते हैं अपने पास में यहाँ पे 3 की भाजकता। 3 की भाजकता। तो 3 की भाजकता भी हमने पढ़ी है कि सभी अंकों के योग में, सभी अंकों का जो योग होता है इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चलना चाहिए। अगर 3 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वह संख्या क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। और कुल मिला के 6 की भाजकता तो अब सामने क्लियर होगी कि यानी दोनों के नियम की अगर पालना हुई, दोनों के नियम की पालना हुई तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? वो संख्या 6 से भाज्य होगी। वह संख्या किससे भाज्य होगी? वह संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं 1020। अब ये 1020 6 से भाज्य है या नहीं है इस चीज का हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहली बात, क्या ये 1020 हमने जो लिखा है क्या ये 2 से भाज्य है? तो 2 से भाज्य का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पे इकाई अंक ढूंढेंगे। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है? 0 है। इकाई अंक क्या है? 0 है। और 2 के नियम के अंदर भी अपने पास में क्या आता है कि हाँ इकाई अंक अगर 0 हुआ इसका मतलब ये 2 से भाज्य होगी। और
और 3 की भाजकता का पता लगाएंगे। तो 3 की भाजकता का नियम हम जानते हैं, सभी अंकों को जोड़ेंगे। अच्छा, सभी अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 और 2 कितना होता है, 1 और 2 कितना होता है, 3। 3 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये लो 3 की भाज्य भी है। क्या 2 और 3 दोनों के नियम की पालना होगी? इसका मतलब ये संख्या किससे भाज्य है, 6 से भाज्य होगी। ये संख्या किससे भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी। अच्छा, अपने पास में ये आराम से किससे हो जाएगी, 6 से भाज्य हो जाएगी। उम्मीद है इतना समझ में आपके आया होगा कि 6 की भाजकता का नियम क्या होता है। इसके काफी सारे क्वेश्चन अपन लगाएंगे, वो अपन प्रैक्टिस क्लास अलग से लेंगे। लेकिन फिलहाल में अपने पास में थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है कि इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो चीजें फिर अपन एक साथ जो भी 100 200 300 क्वेश्चन जो भी अपने पास में होंगे नंबर सिस्टम के सारे कंप्लीटली अपन सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं 6 की भाजकता के बाद में। अब बात होती है अपने पास में किसकी, 7 की भाजकता। 7 की भाजकता, और जैसे ही 7 की भाजकता करते हैं तो 7 की भाजकता थोड़ी सी अजीब सी होती है, और थोड़ा सा आंसर आप निकाल पाओगे, निकाल तो लोगे आराम से, इजी भी होता है। लेकिन वैसे 7 की भाजकता अपन ज्यादातर काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 7 की भाजकता में समस्या होती है, क्योंकि इतना अपने से कवर हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता, देखो 7 की भाजकता होती क्या है। 7 की भाजकता में क्या करते हैं, देखो पहले मैं यहां लिख देता हूं, संख्या की इकाई अंक के 2 गुना को शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या से में घटाने पर शेष संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो किससे भाज्य है, वह 7 से भाज्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 7 से भाज्य नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं अपने पास में। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल अगर बात करें तो देखो, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा 133, 133 लिया मैंने। अब ये 133 जो 133 मैंने लिया है, ये 7 से भाज्य है या नहीं, इसका पता लगाएंगे। तो मैंने क्या बोला है कि इस 133 का इकाई अंक, अब देखो इकाई अंक कितना है इसका, 3 है। ये लो इकाई अंक कितना, 3, क्यों यहाँ लिखा है इकाई अंक। इस इकाई अंक के 2 गुना को इसका दुगुना करेंगे, 3 का दुगुना कितना होता है, 6। इस 6 को क्या करेंगे, शेष संख्या में से घटाएंगे। शेष संख्या कितनी बची, 1 और 3 13। इस 13 में से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे, और संख्या को घटाने पर शेष में 7 का पूरा पूरा भाग देना है। अब 13 में से 6 गए तो कितने बच गए, 7। अब इस 7 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। तो ये 133 क्या है, 7 से भाज्य है। ये 133 क्या है, 7 से भाज्य है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल है 14861, 14861। अब देखो ये एग्जाम्पल काफी बड़ा हो गया, अब इसमें देखे देखते हैं। अब जैसे ही देखे देखेंगे तो वही अपने पास में रूल तो अपने को पता ही है। हम क्या करेंगे इसके अंदर अपन जो इकाई अंक इसका दुगुना करेंगे। 1 का दुगुना कितना होता है, 2। 2 को किसमें से घटाएंगे, 1486 में से 2 घटाएंगे साहब, कितने बच गए, 1484 बच गए। ये तो संख्या वापस बड़ी हो गई। अब इतनी बड़ी संख्या थोड़ा ना रखेंगे, फिर कोई ना, इसी रूल को अपन वापस दोहरा सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब बचा 4। 4 का दुगुना कितना होता है, 8। 8 घटाएंगे किसमें से, 148 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया, 140। अब 140 में 7 का भाग जाता है, बिल्कुल 140 में 7 का भाग जाता है। तो ये क्या है, 7 से भाज्य है। ये संख्या किससे भाज्य है, ये संख्या 7 से भाज्य होगी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस 7 की भाजकता का नियम समझ में आया होगा। काफी यूजफुल है जब अपन संख्याएं काटते हैं। जैसे मान के चलो, ये भाजकता के नियम कहाँ काम में आते हैं, बड़ी संख्याएं होती है ऊपर नीचे काटते हैं, अपन बोलते हैं काटने हैं, तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन से पहाड़े से ये कटने वाली है, कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो वहां पे भाजकता के नियम ही काम में आते हैं, जो अपना समय बचाते हैं और अपनी जो सॉल्यूशन करने का जो टाइमिंग है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको बचा पाते हैं, और अपनी स्पीड की एफिशिएंसी जो है उसको इंप्रूव कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये था 7 की भाजकता का नियम। सीधा सिंपल सा था, इकाई का दुगुना करके शेष संख्या में से घटो, बच्ची कुची में 7 का भाग गया तो 7 से भाज्य, और नहीं गया तो नहीं। बड़ी संख्या हो तो दोहराते जो, और छोटी संख्या है तो एक बार में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं 8 की भाजकता। 8 की भाजकता, इस 8 की भाजकता के बारे में हम बात करेंगे। 8 की भाजकता रियलिटी में होती क्या है, देखो मेरे पास 8 की भाजकता, जैसे हमने 4 की भाजकता की थी, तो 4 की भाजकता में अपने को यह पता था कि लास्ट के 2 अंक के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा गया तो ठीक है। यहां पे लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक की बात करेंगे। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर 8 का पूरा पूरा भाग गया तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी, अगर नहीं गया तो नहीं होगी। या दूसरे शब्दों में इसको पढ़ सकते हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 संख्याओं के अंदर अगर 8 का पूरा पूरा भाग गया तो वो क्या होगी, 8 से भाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी नियम समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर अपने पास में 8 की भाजकता का नियम करना है तो अंतिम 3 संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर 8 का पूरा पूरा भाग नहीं गया तो वो भाज्य नहीं होगी, नहीं तो चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपन, 9872, ये लिख दिया मैंने, 32408, ये 2 अंक मैंने लिखे हैं। इन दोनों अंकों से मैं ये पता लगाता हूं कि ये 8 से भाज्य है या नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 कितने हैं, 872, इसके लास्ट के 3 408, ये अपने पास में लास्ट के 3 अंक इस संख्या के ये हो गए, और इस वाली संख्या के अपने पास में ये वाले हो गए। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि 8 की भाजकता पूरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखो, इसमें 872 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 0 और 9, यानी 109 बार अपने पास में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर 40 8 के इधर बात करें तो ये कितने बार, 51, 51 बार पूरा पूरा जाएगा। तो इन लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में 8 की भाजकता का नियम लगेगा, इसमें 8 की भाजकता का नियम लगेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा कि 8 की भाजकता का नियम कब लगेगा। 8 की भाजकता का नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 अंकों में या इकाई दशमलव सैकड़ा में हमरे को किसका भाग देना पड़ेगा, 8 का पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे अपने बात करते हैं। तो अब आता है 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता, अगर 9 की भाजकता की अगर बात करते तो 9 की भाजकता का नियम लगेगा कब, देखो अगर 9 की भाजकता की बात करें तो जैसे 3 की भाजकता का नियम अपने पास में क्या था कि सभी अंकों के योग में 3 का भाग चाहिए, वैसे यहां पे है कि सभी अंकों के योग में, सभी अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला गया, किसका भाग चला गया, 9 का, तो वह संख्या 3 से 9 से भाज्य होगी, नहीं तो 9 से भाज्य नहीं होगी। यानी सारी की सारी संख्याओं में किसका जाना चाहिए, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैं यहां पे लिखता 320220, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1, तो और फिर यहाँ पे लिख दिया 1। अब इसमें हम ये बोले कि चलो इसमें भाग देके देखते हैं किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा, तो हम बिल्कुल भाग देके देखेंगे इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वो चीज है। तो हम इसमें 9 का भाग देके देखते हैं। और जैसे 9 का भाग देके देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे इसमें सभी अंकों का योग 9 होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे 9 अंकों का योग देखा गया, 3 और 2 5, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 7 0 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। अब 9 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल 9 में 9 का भाग जाएगा। तो ये संख्या 9 से भाज्य है। ये संख्या किससे भाज्य होगी, ये संख्या 9 से भाज्य होगी। यानी इन सभी अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। सेम नियम जो लगने वाला है वो 3 की भाजकता का नियम ही लगेगा, 3 की भाजकता का नियम ही इसमें लगने वाला है। तो ये था अपने पास में 9 की भाजकता का रूल, जो बिल्कुल सिंपल सा था, जैसे 3 का था सेम वैसे ही ये था। अगर अब बात करते हैं अपने पास में 10 की भाजकता, 10 की भाजकता, अगर 10 की भाजकता के नियम की अगर बात करते हैं तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 10 की भाजकता का नियम बिल्कुल सिंपल सा होता है
कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक अपने पास में क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अपने पास में जीरो होता है, इसका मतलब वो किससे भाज्य होती है, वो 10 से भाज्य होगी। वो किससे भाज्य होगी, वो 10 से भाज्य होगी। कुछ भी अपन जैसे अगर बात करें तो 2 3 4 5 0 7 8 9 0 2 5 4 0। अब देखो इन सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या है, जीरो है। तो ये सारी की सारी संख्याएं किससे हैं, ये सारी की सारी संख्याएं किससे भाज्य होगी, 10 से भाज्य होगी। 10 की भाजकता का नियम बिल्कुल सिंपल सा होता है कि अगर दी गई संख्याओं में अगर उनका इकाई अंक अगर जीरो है तो वो संख्याएं क्या होती है, 10 से भाज्य होगी। वो संख्याएं क्या होगी, 10 से भाज्य होगी। बिल्कुल सिंपल सा होता है। अब बात करते हैं अपने पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला 11 की भाजकता। 11 नंबर की जो डिविजिबिलिटी का रूल है, 11 की जो भाजकता है वो होती क्या है, 11 की भाजकता होगी क्या। अब देखो इस 11 की भाजकता को थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले मैं इसकी थ्योरेटिकल यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, मतलब क्या होता है। दी गई संख्या में, अपने को कोई संख्या दी गई है, दी गई संख्या में दो जगह होती है। एक तो सम स्थान होता है और एक होता है अपने पास में विषम स्थान। एक तो सम स्थान और एक विषम स्थान, इवन और ऑड। अगर बात करें सम जगह की, किसकी, सम जगह की अगर बात करें, सम जगह का मतलब पहला, सॉरी दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। विषम की बात करेंगे तो 1 3 5 7 जगह पे जो भी बैठेगा वो वाला हो गया। इन सम जगह और विषम जगह को जैसे देखेंगे तो इनको हम घटाएंगे। सम जगह और विषम जगह को क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाने के ऊपर या तो इनका अंतर आ जाए जीरो, या तो अंतर क्या आ जाए इनका जीरो, या ऐसी संख्या आए, या ऐसी संख्या आए जो 11 से पूरी तरह भाज्य हो, 11 से पूरी तरह क्या हो, भाज्य हो। अगर ऐसा हुआ तो ये 11 की भाजकता का नियम लगेगा, नहीं तो 11 की भाजकता का नियम नहीं लगेगा। समझ में आया। अगर सम स्थान और विषम स्थान की बात करें तो सम स्थान और विषम स्थान का अंतर या तो आएगा जीरो, या एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह संख्या क्या है, 11 से भाज्य है, नहीं तो वह संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। अब देखो अपने पास में एक संख्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, मैंने संख्या लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अपने पास में ये 54 28 और 5 मैंने लिखा है। अच्छा अब इसमें ये बात आती है कि सम जगह कौन सी है और विषम जगह कौन सी है। तो सबसे पहले सम जगह की बात करते हैं। सम जगह कौन सी है, ये दूसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। तो दो और मतलब दूसरा स्थान तो है अपने पास में 4 संख्या दे रखी है, चौथे स्थान पे संख्या दे रखी है 8। इनको जोड़ेंगे अपन, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 8 और 4 कितने हो गए, 12। ये लो सम की जगह मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, 12 लिख दिया। यहाँ लिख देता हूं मैं, यानी मेरे पास में सम जो था, सम का योग मेरे पास में कितना आया, 12, माइनस विषम मेरे को यहाँ पे घटाना है। अभी विषम घटाएंगे। जैसे देखा विषम क्या है, 5 2 और 5। अच्छा 5 और 2 7, 7 और 5 कितने हो गए, 12। ये लो विषम का योग भी कितना आया, 12 आया। जैसे ही दोनों को घटाया तो अंतर कितना आया, जीरो। ये लो अंतर कितना आया, जीरो। जब अंतर अपने पास में जीरो आया है तो ये मतलब किससे भाज्य है, ये 11 से भाज्य होगी। ये किससे भाज्य होगी, ये संख्या 11 से भाज्य होगी। ये संख्या किससे भाज्य होगी, ये संख्या 11 से भाज्य होगी। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि कौन सी संख्या 11 से भाज्य होती है और कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं होती है। पहली बात। और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे मैं लिखूं 2 2 2 2 2 और 2, ये 2 2 है। जो दो दो संख्या है मैंने 6 बार लिखी है। यहाँ पे कितने बार लिखी है, 6 बार लिखी है। कितनी बार लिख दी मैंने, 6 बार। अब इसमें सम जगह देखेंगे, दूसरा नंबर, चौथा नंबर और ये छठा नंबर। ये दूसरा, चौथा और छठा नंबर हमने जोड़ा, इन सभी को 2 2 और 2, तो इन सब का योग अगर देखते हैं तो इन सब का योग होता है 6। और जो बची कुछ संख्याएं जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 4 2 6, तो इनका योग भी कितना होता है, 6। तो 6 और 6 का अंतर कितना हो गया, जीरो। तो यानी ये भी किससे हैं, ये भी 11 से भाज्य होगी। ये भी किससे भाज्य होगी,
ये संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों ये 11 की भाजकता का नियम आपके समझ में आया होगा, और ये अच्छी तरीके से कंटेस्ट अपने को भाजकता के नियम याद करने की, पूरी मैथ के अंदर यही काम में आने वाले हैं कि कौन सी संख्या कटने वाली कौन सी नहीं है। आपकी जो समस्या आती है उनका समाधान ये भाजकता के नियम ही होंगे। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है 11 की भाजकता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमने यहाँ पे पढ़ा है फिलहाल में। अच्छा एक बात और है यहाँ पे कि कोई सी भी संख्या हो, नोट लगा के अपने को एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, कोई सी भी संख्या हो, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 7 हो 8 हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई संख्या है और वो संख्या 6 बार रिपीट होती है, 6 टाइम रिपीट होती है, यानी 6 बार लगातार आती है, जैसे 1 1 1 1 1 1, चाहे बात करें अपने पास में 2 2 2 2 2 2, बात करें 3 3 3 3 3 और 3, फिर बात करते हैं 4 4 4 4 और 4 और ये भी 4, ऐसे ही अपने पास में कहां तक 9 तक, 9 9 9 9 9 और ये 9, ये से कोई संख्या अपने पास 6 बार रिपीट होती है। तो ये लगातार जब संख्याएं 6 बार अपने पास में रिपीट होती है तो इन संख्याओं के अंदर क्या होता है कि एक तो 3 का, एक 7 का, एक 11 का, एक 13 का और एक 37 का, इन सभी संख्याओं का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। इन संख्याओं में इसका क्या जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, पूरी पूरी तरह से पूरा पूरा भाग जाता है इनका। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा भाग जाएगा इन संख्याओं का, यानी ऐसी संख्याएं जो कोई बार 6 बार रिपीट होती है, और 6 बार रिपीट होने के अंदर अगर होती है तो कोई भी अंक, कोई भी 1 3 5 7 8 अपने पास में 9 तक कोई सा भी अंक हो, अगर 6 बार रिपीट हुआ, रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि वो 3 7 11 13 और 37 से वह संख्या क्या होगी अपने पास में इजी वे में कोई भी अंक होगा। सॉरी, यहाँ पे अपन संख्या की जगह अगर अंक लिख लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपके थोड़ा सा ये समझ में ज्यादा आएगा। संख्या की जगह क्या लिखें अपन, संख्या की जगह अपन लिखें अंक। तो अंक से क्या है कि आपको आ जाएगा, मतलब एक अंक पर्टिकुलर, संख्या तो पूरे सभी का मिलकर हो जाएगी पूरी कंप्लीट संख्या। कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो एक संख्या बनती है, यानी ये अपनी सारी की सारी जो इधर है ये सारी की सारी संख्याएं हैं, ये हो गई अपने पास में 1,11,111, ये एक संख्या है। अब जब एक अंक 6 बार रिपीट हुआ तो एक संख्या बनी, और ये संख्या किससे भाज्य होगी, 3 7 11 13 और 37 से पूरी पूरी तरह भाज्य होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अपने पास में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, भाजकता के नियम पढ़ रहे थे। किसके नियम पढ़ रहे थे, भाजकता के। इसमें 2 की भाजकता का नियम भी पढ़ा, 3 का भी पढ़ा, 4 का भी पढ़ा, 5 का भी पढ़ा, 6 का भी पढ़ा, 7 का भी पढ़ लिया, 8 का भी पढ़ लिया, 9 का और 10 का, हमने सारी भाजकता के नियम पढ़ लिए हैं जो हमारे पास में एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपोर्टेंस होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला आज का सेकेंड टॉपिक अपने पास में है यूनिट डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लाई, यानी अगर कोई संख्याएं गुणा में होती है तो उनका इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है इसका। अगर क्वेश्चन से बात करते हैं तो मेरा क्वेश्चन ऐसा होगा, 8 2 इंटू 4 1 इंटू 3 5 इंटू 6 7 का इकाई अंक है, का इकाई अंक है। यानी इस संख्या का अगर इकाई अंक निकालना है, यूनिट डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लाई, यानी गुणा के अंदर ये संख्या है और इसका इकाई अंक अपने को निकालना है, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे इकाई अंक निकालने की, तो मैं आपको बोलूं इसका इकाई अंक निकालो, तो इकाई अंक आप निकाल तो लोगे, क्योंकि सभी संख्याओं को गुणा करोगे, लास्ट में गुणा करने के बाद में जो बड़ी संख्या आएगी उसका इकाई अंक पहला डिजिट कौन सा होगा वही आंसर होगा आपका। लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं और वहां पे भी आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर अपने पास में इतना कम टाइम होता है कि हम 1 मिनट से पहले पहले अपने को आंसर निकालना होता है। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 मिनट से पहले आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब अपना टाइम खराब हो रहा है और अपने पास में अपनी तैयारी अच्छी नहीं है। तो यूनिट डिजिट्स अपने को निकालना है, तो जब कोई संख्या हो गुणा में हो उनका इकाई अंक निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि एक तरीके से पूरी संख्या न लेकर इन सभी का इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक यहाँ का क्या है 2, यहाँ का क्या है 1, यहाँ का क्या है 5 और यहाँ का क्या हो जाएगा 7। ये लो मैं लिख लेता हूं, 2 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7, ऐसा लेकर
अब हम इनको गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे देखो, 7 को 5 से 7 पंजे 35, 35 को 1 से किया तो 35, और 35 को 2 से किया तो 70। ये लो साहब कितने हो गए 70। अब इनका गुणा इकाई अंकों का गुणा 70 आया, तो मतलब अपने पास में जो संख्या थी, अपने पास में जो संख्या थी उसका भी इकाई अंक गुणा का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अपना आंसर क्या बन गया, ये 0 बन गया। अपना आंसर क्या है यहाँ पे, 0 है, क्योंकि अपने इकाई अंक लिया, इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते ही अपने पास में जो आंसर आया तो वही आंसर अपने पास में होगा। तो अपने पास में जो संख्या आएगी उसका गुणा करने के बाद में उसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये एक शॉर्ट मेथड होता है जिसमें अपन इकाई अंक आराम से मल्टीप्लाई करके और गुणा का अपन इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए अगला 1% और देखते हैं अपन कि इकाई अंक कैसे निकाल रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका है अपने पास में 4 5 1 3 2 7 7 8 और ये 2, ये अपने पास में संख्या है। अब इसको मल्टीप्लाई करने अगर हम बैठेंगे तो अपने को सुबह से शाम हो जाने की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जिसको गुणा दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक तो निकालना है, इसका क्या निकालना अपने को, इकाई अंक निकालना है अपने को। तो इसका इकाई अंक निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन, इसका इकाई अंक लेंगे, जिससे पहली संख्या का इकाई अंक कितना होगा 1, दूसरी वाली संख्या का इकाई अंक कितना होगा 7, तीसरी वाली संख्या का इकाई अंक कितना होगा 2। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा, सॉरी 7 है ना दूसरा वाला, 7 और गुणा ये 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 दूनी 14 और 14 एकम 14, यानी कितने हो गए, ये 14 आंसर आए। तो इसका मतलब अपने पास में जो बड़ी संख्या आएगी गुणा करने पे उसका इकाई अंक भी कितना होगा, 4 होगा। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास में, इसका आंसर आया है 4। यानी इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो इन संख्याओं को गुणा करने के बाद में इकाई अंक जो मिलेगा वो इकाई अंक कितना मिलेगा, इकाई अंक मिलेगा 4। ठीक है दोस्तों, ये होता है यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लाई, यानी अपन किसी संख्याओं को गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, यही होता है यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लाई। चलो आगे बात करते हैं। आगे वाला थर्ड टॉपिक अपना आज का है वो है यूनिट डिजिट ऑफ पावर, यानी किसी भी संख्या का अगर घात के रूप में है तो घात के रूप में अगर संख्या को सोल्व करें तो उसका इकाई अंक क्या आएगा वो ही अपने पास में यहाँ निकालना है। यानी कोई संख्याएं होगी, संख्याओं को घात के रूप में अपन लेंगे तो उनका इकाई अंक क्या आएगा। चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न मेरे पास में ऐसा है, ये है, और मैंने यहाँ पे लिखा 75 की पावर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 8 का इकाई अंक क्या है। अब देखो यहां पे पावर है अपने पास में। अब अगर अपने पास में सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो अगर 75 की घात 8 है, इसका मतलब आप ये समझते हो कि 75 को 8 बार गुणा करेंगे, और बिल्कुल सही जायज बात भी है, घातांक जितनी घात होगी उतनी बार तो गुणा करेंगे। तो आप क्या यहाँ पे 75 इंटू 75 इंटू 75 इंटू 75 इस तरीके से कितने बार लिखेंगे अपन, 8 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। अब 75 को 8 बार गुणा करेंगे तो हालत खराब हो जानी है। 75 को 8 बार गुणा करेंगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा। तो अपन तो पास में वही बात है, कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम देने चाह रहे तो ये वाला मेथड तो अपने पास में क्या हुआ, बिल्कुल फ्लॉप हुआ। इस मेथड से तो अपन आंसर निकाल ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, जो संख्या अपने पास में दी हुई है उसका इकाई अंक अपने को पूछा है, उसकी पावर अपने को दे रखी है। इसकी पावर कितनी है अपने पास में, 8 है। इसकी पावर कितनी है, 8 है। हम क्या करेंगे कि जो पावर है, जो अपने पास में संख्या की क्या है, पावर, पावर का मतलब क्या है, घात। इस घात के अंदर, इस घात के अंदर हम 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। पावर में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अब पावर में जैसे ही 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग अगर जितने बार पूरा पूरा गया उसको छोड़ देंगे और जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे। यहां पे एक बार मैं थोड़ी सी पावर चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे पावर का कुछ नियम लगेगा, वो नियम मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ पे मैं हल्का सा एक काम कर लेता हूँ, इसकी पावर में लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो 10 लिख दूं, 9 लिख दूं, 11 लिख दूं। ये लो 11 लिख दिया मैंने, इसकी पावर 7, 75 की पावर 11 हो गई। तो इस घात के अंदर अपन क्या करेंगे कि 4 का भाग देंगे। अब 4 का भाग देंगे तो देखो 4 का भाग देंगे अपन पावर के अंदर, पावर कितनी है, 11 है।
11 में मैंने किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया। तो 11 में जब 4 का भाग दूंगा तो आप जानते हो 4 दूनी 8, 2 बार तो जाएगा पूरा पूरा, और शेष कितना बचेगा यहाँ पे, शेष बच जाएगा 3। शेष कितना बचेगा, 3। तो इस शेष जो बचेगा, इस शेष को हम ऊपर लिख देंगे, इस शेष को क्या लिख देंगे, ऊपर। तो यानी अपन इस संख्या जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 75 की घात 3 लिख सकते हैं। 75 की घात कितना लिख सकते हैं, 3। ये लो, मैंने उस पर्सन को मॉडिफाई कर दिया, जो पावर घात थी, चाहे कैसा भी पर्सन हो घात वाला, हर के अंदर यही करना है। जो पावर घात थी उसमें 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने के बाद जितना पूरा पूरा गया, यानी जो भागफल है उसको छोड़ेंगे, और जो शेषफल है उसको लिखेंगे केवल। तो शेषफल कितना था, 3, तो 3 की घात मैंने लिख दी। अब निकालना क्या है, इकाई अंक। तो अब यहाँ पे 75 की घात 3 का मतलब ही 75 गुणा 3 बार होता है। अब 73 को गुणा करना तो वैसे पहले ही मुश्किल हो रहा था, अब क्या करेंगे, तो कोई ना, हम इकाई अंक निकालना है तो 75 पूरा ना लेकर यहाँ का केवल इकाई अंक लेंगे। यहाँ का केवल क्या लेंगे, इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक कितना है यहाँ पे, 5। तो यानी इसको हम और मॉडिफाई करके और क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 की घात क्या लिख सकते हैं, 3। और 5 की घात 3 लिखने का मतलब अब है, हम जानते हैं 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 गुणा 5 गुणा, और ये क्या हो गया, 5। तो 5 की घात 3 बार का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया। तो देखो 5 को 5 से किया तो 25, और 25 को 5 से किया तो 125, यानी इन सभी का गुणनफल कितना आया, 125 आया। और 125 का इकाई अंक कितना है, 5। तो ये 75 की घात 11 का इकाई अंक सोल्व करने के बाद में कितना आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। इकाई अंक कितना है, 5 आएगा। ये लो साहब, इकाई अंक कितना हो गया, 5 अपने पास में हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि 75 की घात 11 थी और उसके इकाई अंक अपने को निकालना था। तो 75 को 11 बार गुणा न करके, हम 11 बार गुणा न कर करके और इसकी पावर में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, और जो शेष पावर बचेगी उसको ऊपर लिखेंगे, और उसके अंदर संख्या में भी इकाई अंक लेके उसकी पावर लेके मल्टीप्लाई करके आंसर हम देंगे। ये था अपने पास में मेथड पावर वाले का निकालने का। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपने पास में। देखो क्वेश्चन मेरे पास में दूसरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है। मैं लिखूं यहाँ पे 121 की घात 13, मैंने ऐसा लिखा है 121 की घात क्या लिखा है, 13 का इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक अपने को निकालना है। अब इसका इकाई अंक क्या होगा ये निकालना, तो 121 को 13 बार गुणा करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास पहला काम कि घात में किसका भाग देंगे, 4 का। ये लो साहब, घात में 4 का भाग दिया, 4 तिया 12, 3 बार, शेष कितना बच गया, 1। यानी इसको लिखेंगे 121 की घात 1। अब 121 की घात 1 में भी पूरा लिखना गलत है, पहला वाला इकाई अंक लेना, तो 1 की घात 1 इसको लिख देंगे। ये 1 की घात 1, और 1 की घात 1 का मतलब 1 को 1 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस संख्या को जब गुणा करेंगे तो इसका इकाई कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 28 की घात 6, 28 की घात 6 का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक अपने को निकालना है। जब 28 की घात 6 है, इसका इकाई अंक अपने को निकालना है, तो देखो इस घात के अंदर पहले किसका भाग देंगे, 4 का। दिया तो कितने बार गया, 1 बार, शेष कितना बच गया, 2। यानी इसको क्या लिख देंगे, 28 की घात 2। 28 की घात 2 में भी क्या लेंगे, इकाई अंक लेंगे, 8 की घात 2। 8 की घात 2 का मतलब 8 × 64, ये 64। 64 का इकाई अंक कितना है, 4। तो अपने पर्सन का आंसर भी क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इस अपने पास में 28 की घात 6 का इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे करके अपन यूनिट डिजिट्स जो होते हैं उनका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पर्सन निकालते हैं। थर्ड पर्सन मेरे पास में ये है 105 की घात, यहां पे मैं लिख दूं 14 प्लस, और 105 की घात यहां पे लिख दूं मैं 15 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। देखो इसका इकाई अंक निकालते हैं। अब की बार जोड़ है, ध्यान से देखो, 105 की घात 14 प्लस 105 की घात 15, कोई ना, इनका अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं, लास्ट में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में जो भी आएगा वो इकाई अंक होगा। तो अपन इसको जोड़ के देखते हैं, घात निकाल के देखते हैं। सबसे पहला घात में किसका भाग देंगे, 4 4 का भाग देंगे। 14 में भी 4 का भाग दिया तो 3 बार गया, शेष कितना बचा, 2। और 15 में 4 का भाग दिया, 3 बार गया, शेष कितना बचा, 3। यानी इसको तो लिखेंगे 105 की घात 2 और इसको लिखेंगे 105 की घात 3।
अब इसका भी इकाई अंक लेंगे, 5 की घात 2 और 5 की घात 3, तो ये लिख दिया 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 3, और 5 की घात 2 का मतलब हम जानते हैं कितना होता है 25, प्लस 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है 125। अच्छा इसको जोड़ेंगे 5 और 5, 5 दूनी 10, 10 की 0, आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि आगे जोड़ेंगे तो वही बात है 150 अपने पास में टोटल योग आएगा इसका 150, अब 150 आएगा तो इसका इकाई अंक कितना आना है 0 ही अपने पास में आना है। ठीक है, ये था इकाई अंक निकालने का तरीका जिसमें अपन आराम से इजी वे में अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने जो सीखा है वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट ऑफ पावर, ये हमने सब कुछ सीखा है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, ये अपनी डेमो क्लास सेकंड थी, आज के बाद में डेमो क्लास नहीं होगी। अब जो क्लासें होगी वो सीधे किसके ऊपर होनी है, वो होगी अपने पास में सीधे ही अपने ऐप के ऊपर। किसके ऊपर होगी, ऐप के ऊपर होगी, और जब ये ऐप के ऊपर होगी तो हम ऐप के ऊपर ही बात करेंगे, और ऐप के अलावा हम दूसरी जगह क्लास नहीं लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में शेयर करें और उनको बोले कि ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप की वेबसाइट पे जाए और वहां पे जाकर और आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, और कोर्स की फीस मात्र 299 रुपए है, जिसके अंदर हम घर बैठे आराम से 3 से 4 महीने पूरी मैथ कंप्लीट और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट कवर करेंगे। धन्यवाद, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।